एक चेहरा, गाल, माथा, गर्दन, दर्जनों छोटे छोटे छेद, खून की महीन लाइंस। ये किसी वॉर जोन की तस्वीर नहीं है, ये दिल्ली है। 20 जुलाई सीजेपी के संसद चलो मार्च के बाद का एक फ्रेम जो इंटरनेट पर आते ही आउटरेज बन गया। पूरे एक हफ्ते तक ये सिर्फ एक आरोप था। एक तरफ घायलों की तस्वीरें, दूसरी तरफ पुलिस की दो टूक इनकार। लेकिन अब वो दीवार टूट चुकी है। सफदरजंग हॉस्पिटल ने एक घायल की केस शीट पर लिखा, शार्ट स्टक टू स्किन, यानी पेलेट चोटें मेडिकली कंफर्म्ड। और उससे भी बड़ी बात, सीआरपीएफ ने खुद अपनी इंटरनल इंक्वायरी में कनॉट प्लेस में तैनात एक आरएएफ जवान को आइडेंटिफाई किया है। जांच से जुड़े एक ऑफिशियल ने बताया कि उस जवान ने 7 राउंड्स चलाए, 5 सीधे लोगों को लगी, 2 जमीन पर। तो अब सवाल चली या नहीं रहा। सवाल ये है कि ये पेलेट गन्स आखिर हैं क्या? दुनिया भर में ये हर बार एक ही चीज क्यों छीन लेती हैं? आपकी आंखें। ये कोई टॉय नहीं है, ये एक शॉटगन है। पेलेट गन सुनकर लगता है कोई हल्का सा एयरगन या फिर बच्चों का खिलौना। असल में ये एक पंप एक्शन शॉटगन है, वही हथियार जो दुनिया में परिंदों के शिकार के लिए बनता है। इसकी एक कार्ट्रिज के अंदर करीब 400 से 600 छोटे मेटल पैलेट्स भरे होते हैं। ट्रिगर दबते ही सैकड़ों पैलेट्स एक साथ एक चौड़े कोन में फैलते हुए निकलते हैं। यही इसका सबसे खतरनाक हिस्सा है। आप एक गोली एम कर सकते हैं, सैकड़ों बिखरते पैलेट्स को नहीं। इसीलिए ह्यूमन राइट्स ग्रुप इसे इनहेरेंटली इनडिस्क्रिमिनेट कहते हैं। भीड़ में जो पत्थर फेंक रहा है और जो सिर्फ खड़ा है, दोनों एक ही स्प्रे की जद में आते हैं। और चूंकि ये पैलेट्स ऊपर की तरफ उठते हैं, ये अक्सर चेहरे पर लगते हैं। आंख जिस्म का सबसे खुला लेकिन साथ ही सबसे नाजुक हिस्सा है। एक पैलेट जब आईबॉल को भेदता है तो रेटिना फट सकता है, ऑप्टिक नर्व खत्म हो सकती है और रोशनी अक्सर हमेशा के लिए चली जाती है। यहाँ एक बात याद रखिए जो आगे की पूरी कहानी की जड़ है। आरएएफ की अपनी एसओपी कहती है कि इस बंदूक को हमेशा कमर के नीचे, पैरों की तरफ चलाया जाए ताकि चेहरा और आंखें बचें। मतलब हथियार बनाया ही इस शर्त पे गया है कि इसे नीचे चलाएंगे। लेकिन जब पैलेट्स चेहरे पर, आंख में, पीठ में मिलती हैं तो सवाल हथियार का नहीं, उस शर्त के टूटने का बन जाता है। इंडिया में इस वेपन की कहानी 2010 में शुरू होती है। उस साल की गर्मियों में कश्मीर के प्रोटेस्ट में पुलिस फायरिंग से करीब 112 लोग मारे गए थे। तब की कांग्रेस लेड सरकार ने पेलेट गन को एक नॉन लीथल ऑल्टरनेटिव के तौर पर उतारा। लॉजिक ये था कि गोली से कम मौतें होंगी। फिर आया 2016। 8 जुलाई को हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में महीनों तक बवाल चला और यही वो दौर था जिसे वहां डेड आई एपिडेमिक कहा गया। एमनेस्टी के डेटा में सिर्फ 7 महीनों के अंदर 6000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, जिनमें करीब 780 की आंखों में पैलेट्स घुस गए। श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक स्टडी में पैलेट से घायल हुए ज्यादातर लोगों की नजर या तो हमेशा के लिए कमजोर पड़ गई या पूरी तरह चली गई। सीआरपीएफ ने खुद जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में माना कि सिर्फ 32 दिनों में करीब 13 लाख पैलेट्स फायर किए गए। और पार्लियामेंट में रखे गए ऑफिशियल फिगर्स में 2016 से 17 के बीच पैलेट इंजरीज से 17 लोगों की जानें गई। 14 साल की इंशा मुस्ताक जो 11 जुलाई 2016 को अपने घर की खिड़की से बाहर झांक रही थी, एक पैलेट बर्स्ट ने उसकी दोनों आंखें छीन ली। उसने उसके बाद कभी कुछ नहीं देखा। और यही दूसरा पक्ष भी है। सिक्योरिटी फोर्सेस इसे उस सिचुएशन का जवाब बताती है जहां हिंसक भीड़ पत्थर और पेट्रोल बम्स चला रही हो। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने कई बार पैलेट गन पर बैन लगाने से इनकार किया, ये कहते हुए कि जब तक अनरूली मॉब की हिंसा है, फोर्स का इस्तेमाल इनएविटेबल है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में साफ कहा कि इन्हें इनडिस्क्रिमिनेटली या एक्सेसिवली इस्तेमाल ना किया जाए और सेंटर से ऑल्टरनेटिव तलाशने को कहा। यूएन की ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने तो इसे कश्मीर में इस्तेमाल होने वाले सबसे खतरनाक हथियारों में से एक तक कहा। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, लेस लीथल कहे जाने वाले ऐसे वेपन्स ने दुनिया भर में एक ही निशाना छोड़ा है, छीनी हुई आंखें। अब बात करते हैं बहरीन 2011 की। अरब स्प्रिंग के दौरान वहां की फोर्सेस ने बर्ड शॉट पैलेट्स प्रोटेस्टर्स पर चलाए। ह्यूमन राइट्स वॉच की माने तो उस साल हुई ज्यादातर मौतों की वजह यही पैलेट्स थे और कम से कम 11 सिविलियंस इसमें मारे गए। 21 साल का अली मुशेमा इस अपराइजिंग का पहला शहीद बना, पीठ में करीब से लगे पैलेट से। चिली 2019। सोशल इनइक्वालिटी के खिलाफ उठे प्रोटेस्ट में पुलिस ने जिन्हें रबर बुलेट्स कहा, यूनिवर्सिटी ऑफ चिली की जांच में वो 80% सख्त मेटल निकले। चिलियन
अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ऑप्थेमोलॉजी ने इसे दुनिया की किसी भी प्रोटेस्ट या कॉन्फ्लिक्ट जोन में दर्ज सबसे बड़ा आंखों की चोट का आंकड़ा बताया। 440 से ज्यादा आई इंजरीज और 30 से ज्यादा लोगों की एक या दोनों आंखें गई। इनमें 22 साल का साइकोलॉजी स्टूडेंट गुस्तावो गतिका था, जिसकी दोनों आंखें एक ही रात चली गई। उसने बाद में एमनेस्टी से कहा, मैंने अपनी आंखें दे दी ताकि लोग जागे। फ्रांस में येलो वेस्ट मैक्रों की पॉलिसीज के खिलाफ उठे इस मूवमेंट में फ्रेंच पुलिस ने एलबीडी नाम के फ्लैश बॉल लॉन्चर्स इस्तेमाल किए। जेरोम रॉड्रिग्स जैसे कई प्रोटेस्टर्स की आंखें इनमें गईं। हालात ये हुए कि काउंसिल ऑफ यूरोप और खुद फ्रांस के राइट्स अम्बुड्समैन तक ने इनके इस्तेमाल पर रोक की मांग कर दी। हांगकांग 2019 एक रबर बुलेट ने इंडोनेशियन जर्नलिस्ट वेबी मेगा इंद्रगा की एक आंख हमेशा के लिए छीन ली, जबकि वो प्रेस लिखी जैकेट और गॉगल्स पहने खड़ी थी। यहाँ असली सवाल प्रोपोर्शनैलिटी का है। राइट ग्रुप्स का तर्क है कि जो वेपन एम ही नहीं किया जा सकता, जो पीसफुल और वायलेंट में फर्क नहीं कर सकता, उसे भीड़ पर चलाना अपने आप में गलत है। पुलिस का तर्क डिटरेंस का है कि गोली के मुकाबले ये कम जानलेवा है और हिंसक भीड़ को रोकने का एक जरिया है। लेकिन नॉन लीथल और हार्मलेस एक चीज नहीं है, और हथियार जो मारता कम है पर अंधा ज्यादा करता है, उसे सेफ मान लेना ही सबसे बड़ा धोखा है। और इंडिया में ये पैटर्न अब कश्मीर से बाहर निकल चुका है। 2023 में मणिपुर, 2024 में पंजाब हरियाणा बॉर्डर के किसान प्रोटेस्ट, दोनों बार पैलेट इस्तेमाल के आरोप लगे और दोनों बार अथॉरिटीज ने इनकार किया। और अब वही सवाल राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आ खड़ा हुआ है। 20 जुलाई मॉनसून सेशन का पहला दिन। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हजारों स्टूडेंट संसद की तरफ बढ़े। जंतर मंतर से निकला ये मार्च कनॉट प्लेस के पास हिंसक हो गया। आंसू गैस चली, लाठीचार्ज हुआ। इस झड़प के दो चेहरे हैं और दोनों को साथ रखना जरूरी है। पुलिस और आरएएफ का कहना है कि बल जब इस्तेमाल हुआ तब भीड़ ने पत्थरबाजी की और सिक्योरिटी पर्सनल पर हमला किया। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों में 100 से ज्यादा जवान घायल हुए। दूसरी तरफ 60 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को चोटें आई और इन्हीं में वो नाम है जो अब इस पूरी कहानी का केंद्र है। 19 साल का साहिल लोचब, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। सर्जरी में डॉक्टरों ने उसकी आंख में से एक के बाद एक मेटल पैलेट्स निकाले। द हिंदू से बात करते हुए उसके परिवार ने बताया कि दाईं आंख की रोशनी लौटने के चांसेस सिर्फ 1% है। उसके साथ 25 साल का इरशद शेख और एक 28 साल का आउटलुक रिपोर्टर, जिसके जिस्म में पैलेट चोटें मिली। वही हांगकांग वाली कहानी, बस प्रेस लिखी जैकेट अब दिल्ली में खड़ी है। इन घायलों में से एक ने एनडीटीवी को बताया कि उसके शरीर पर 30 पैलेट चोटें हैं। सफदरजंग की उसकी केस शीट पर लिखा था, डार्कन स्किन अराउंड वुंड्स, पैलेट शार्ड्स स्टक टू स्किन। उसके शब्द थे, मैंने एक पुलिस वाले को अपनी तरफ पैलेट गन ताने देखा। मैं भागा और पैलेट्स मेरे पीठ और हाथ में धंस गए। पर उसने खुद ईमानदारी से जोड़ा कि वो पक्का नहीं कह सकता कि वो पुलिस का था या आरएएफ का। और यही वो डिस्टिंक्शन है कि जो इस पूरे मामले की जान है। दिल्ली पुलिस आज भी दो टूक कहती है कि उसके पास पैलेट गन्स है ही नहीं और उसने चलाई भी नहीं। और तकनीकी तौर पर वो एक अलग फोर्स है। जो पैलेट्स निकल रहे हैं उनका रास्ता आरएएफ तक जाता है, जो सीआरपीएफ की राइट कंट्रोल विंग है और जिसके स्टैंडर्ड गियर में 12 बोर पंप एक्शन पैलेट गन्स शामिल होते ही हैं। 24 जुलाई से सीआरपीएफ ने इन आरोपों की इंटरनल जांच शुरू की और यही वो हुआ जो कश्मीर से लेकर चिली तक अक्सर नहीं होता। उनकी अपनी आईजी सीमा धुंधिया ने अपने रिव्यू में आरएएफ की 20 जुलाई वाली हैंडलिंग पर सीरियस डिससैटिस्फैक्शन जताई और उस एक्सेसिव फोर्स को सीधे अनजस्टिफाइड कहा। प्रशिक्षण की तय प्रक्रिया के खिलाफ दिल्ली में आगे के लिए पीएजी, एआरजी, इलेक्ट्रिक शॉक वेपन्स और इलेक्ट्रिक शील्ड्स पर टिल फर्दर ऑर्डर्स रोक भी इसी समीक्षा से लगी। और 27 जुलाई को आज वो फाइंडिंग सामने आई जो सबसे भारी है। एनडीटीवी की रिपोर्टिंग में जांच से जुड़ी एक ऑफिशियल ने कहा कि कनॉट प्लेस में तैनात एक आरएएफ जवान की पहचान हो चुकी है, जिसने 7 पैलेट्स राउंड चलाए, 5 लोगों को लगे। सूत्रों की माने तो ये राउंड्स तब चले जब प्रोटेस्टर्स ने सिक्योरिटी पर्सनल्स पर हमला किया और पत्थरबाजी शुरू की। सीआरपीएफ चीफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आंदोलन खत्म होने के बाद फोर्स एक प्रोफेशनल पोस्ट इवेंट असेसमेंट करेगी। पैलेट के लीगल यूज पर पूरी रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर आने की उम्मीद है। सड़क से निकलकर मामला अब संसद और अदालत दोनों तक पहुंच चुका है।
लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने साहिल लोचब के साथ एक वीडियो पोस्ट किया। इसे स्टूडेंट्स पर हुई ज्यादती का सबूत बताते हुए उनके शब्द थे, सरकार को झूठ बोलना बंद करना चाहिए। उन्होंने देश के फ्यूचर पर गन्स चलाई हैं। इससे पहले 25 जुलाई को उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह को चिट्ठी लिखकर 20 जुलाई की कार्रवाई को बारबेरिक असॉल्ट कहा और सीधा सवाल रखा कि क्या लीथल फोर्स, पैलेट गन समेत उन्होंने खुद अप्रूव किया। आज सेशन शुरू होते ही ऑपोजिशन ने ये मुद्दा फिर उठाया। राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुलिस एक्सेसेस पर सरकार को घेरा और हंगामे के बीच हाउस को एडजर्न करना पड़ा। अदालत में तस्वीर मिली जुली है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को क्रैकडाउन के खिलाफ अर्जेंट हियरिंग से इनकार किया। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि उसे वीडियोस में दिलचस्पी नहीं। उस प्ली में एक सिटिंग एससी बेंच की निगरानी में इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी की मांग थी। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट इसी क्रैकडाउन से जुड़ी 2 पीआईएल्स को अर्जेंट बेसिस पर सुनने के लिए राजी हुआ और प्रोटेस्टर्स के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन मांगने वाली एक और पीआईएल को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये बार एंड बेंच की रिपोर्ट में है। इस बीच सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने आगे के प्रोटेस्ट मार्चेस रोकने का ऐलान किया, ये कहते हुए कि आंदोलन पीसफुल रास्ते से जारी रहेगा। तो पहली बार वो अकाउंट शुरू होता दिख रहा है जो कश्मीर 16 साल से मांग रहा है। एक जांच है, एक जवान आइडेंटिफाई हुआ है, एक आईजी ने अपनी ही फोर्स को अनजस्टिफाइड कहा है। पर आप लोग यहीं ठहर कर सोचिए, रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, कार्रवाई अभी होनी है और इतिहास बताता है कि ऐसी जांच अक्सर एक फाइल में शुरू होकर उसी फाइल में खत्म हो जाती है। देखिए, हम यहाँ किसी को गुनहगार नहीं ठहरा रहे, लेकिन एक सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं। जिस वेपन को नॉन लीथल कहकर आपके नाम पर, आपकी सुरक्षा के नाम पर चलाया जाता है, उसका हिसाब तब कौन रखेगा जब वो किसी निहत्थे निर्दोष का आंखों की रोशनी छीन ले। देखते रहिए जिंदाबाद।